आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के गद्य के बारे में जानेंगे और गद्य की विविध विधाओं में संस्मरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, संस्मरण क्या है? संस्मरण किसे माना जाए? किन तत्वों के आधार पर, किन बातों के आधार पर किसी रचना को संस्मरण कहा जाए, इस विषय में हम जानते हैं। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण। जब हम अतीत की किसी घटना अथवा किसी दृश्य या व्यक्ति, देखिए इसमें दो बातें हैं, या तो किसी घटना को लेते हैं या किसी व्यक्ति को लेते हैं, और इन घटनाओं और व्यक्ति के व्यवहार का स्मरण करते हुए अपने अनुभव के आधार पर हम उनके बारे में लिखते हैं, वह संस्मरण कहलाता है, संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो हम साधारणतः शब्दों में कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं कि संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण। अतीत में जो घटित हुआ है उन घटनाओं में से विशेष तौर पर किसी एक घटना या एक से अधिक घटना या व्यक्ति के व्यवहारों को आधार बना करके अपने अनुभव के आधार पर उसके बारे में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। अब विद्वानों ने संस्मरण की परिभाषा देने की कोशिश की और दी भी है, जिनमें डॉक्टर सत्येंद्र को ले सकते हैं, कृष्णदेव शर्मा को ले सकते हैं, भगवत शरण को ले सकते हैं और गोविंद त्रिगुणायत को ले सकते हैं। हम इन चारों ही विद्वानों की परिभाषा को, उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं। इसके उपरांत हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संस्मरण में केवल और केवल चुने हुए लोगों के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन होता है, जो लेखक के अनुभव का आधार पा करके प्रभावशाली और आकर्षक बन जाते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो संस्मरण लिखने वाला होता है, शब्दों द्वारा जीवन की विभिन्न घटनाओं, विभिन्न व्यक्तियों और दृश्यों को अपने अनुभव से इस प्रकार सजीव बना देता है कि वो आकर्षक बन जाते हैं और पाठक के सामने वो व्यक्ति, वो वातावरण जागृत हो जाता है, जीवंत हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्मरण अतीत में घटी हुई घटना, व्यक्ति और दृश्यों को लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों का सहारा पाकर के हम जीवंत बना देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित संस्मरण के बारे में। साथियों, हमारे पाठ्यक्रम में बसंत के अग्रदूत निराला, ये संस्मरण सम्मिलित किया गया है, संकलित किया गया है, लिया गया है। इस संस्मरण के लेखक हैं आगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बसंत के अग्रदूत निराला। बसंत के अग्रदूत इसलिए कहा है क्योंकि निराला जी का जो जन्म है तो बसंत पंचमी के दिन हुआ था, और इसी बसंत पंचमी के दिन जन्म होने के कारण निराला जी के जीवन में या निराला जी की दृष्टि में बसंत का महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। आगे जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए निराला जी के जीवन के व्यक्तित्व को आधार मानते हुए उन्हें बसंत के अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया, और निराला जी के जीवन को, उनकी प्रमुख घटनाओं को आधार बना करके ये संस्मरण की रचना की। जैसा कि हमने संस्मरण की परिभाषा में
ने जाना कि संस्मरण किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य के बारे में लेखक के अनुभवों का आधार पाकर के जीवंत हो उठता है। इसी प्रकार आगे जी ने निराला जी की जीवन को किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, किस प्रकार हमारे सामने सजीव बना दिया, उनकी व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को हमारे सामने लाए हैं। आगे जी निराला जी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे और उनके प्रभावित होने के साथ साथ उन्होंने उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ली। साथियों, प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है और फिर निराला जी तो एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण था, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी निराला जी से क्यों ना आगे प्रभावित होते। आगे जी निराला जी से समय समय पर मिलने के लिए जाते थे और उनके इस मिलने में, उनसे बातचीत करने में, उनसे वार्तालाप करने में, उनसे संवाद करने में जो उन्हें प्रेरणा मिलती, जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती, उनसे वो अनुभव पाते। इन बातों को, इन अनुभवों को उन्होंने इस संस्मरण में उकेरा है, संस्मरण में समायोजित किया है। अगर हम आगे जी द्वारा लिखित इस संस्मरण के आधार पर निराला जी के व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं कि आगे जी ने उनके पारखी दृष्टि वाले व्यक्तित्व को हमारे सामने लाया। साथियों, आगे जी ने देखा कि निराला जी के पास एक अद्भुत तीक्ष्ण अन्वेषण क्षमता थी, पार की दृष्टि थी। वो व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते थे। वे हर आगंतुक व्यक्ति को बड़े ध्यान से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी एकाग्रता से देखते थे और अपने मन में एक राय बना लेते थे। इस प्रकार की राय बनाते, इस प्रकार का निश्चय करते कि उसमें किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह की भावना नहीं होती थी, पूर्वाग्रह की भावना नहीं होती थी। जब हमारे मन में किसी प्रकार की पूर्वाग्रह की भावना होती है तो हम निर्णय करने में चूक कर बैठते हैं। ऐसा निराला जी कभी नहीं करते थे। दूसरी, अगर हम उनकी चारित्रिक विशेषता की चर्चा करें तो निराला जी की सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी परिवर्तन की पहचान। समय परिवर्तनशील है, समय कभी भी ना तो ठहरा है ना ठहरेगा। जिस दिन समय ठहर जाएगा उस दिन संसार का चक्र बंद हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये काल चक्र है, वो हमेशा निरंतर होता है और समय को पहचानना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जिसने समय को नहीं पहचाना, समय के साथ नहीं चला, वो अंततः परास्त हुआ, अंततः असफल हुआ। और समय के साथ जो नहीं चला वो काल के गाल में समा जाता है। ये भली भांति निराला जी जानते थे और निराला जी ने देखा कि जो नए कवि हैं, नए लेखक हैं, जो लिख रहे हैं समय के अनुसार उचित ही लिख रहे हैं। आगे के द्वारा लिखी हुई रचनाओं को पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि तुम जो लिख रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। उनकी इन रचनाओं को समय के अनुसार चलने की प्रवृत्ति को भली भांति वो समझ गए थे। तीसरे बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं अतिथि सत्कार या आतिथ्य सत्कार और सादगी, सरलतापूर्ण जीवन। निराला जी का जीवन सादगीपूर्ण था, सरलतापूर्ण था। अतिथि का सत्कार करने में माहिर थे। जब निराला जी का शौर्य, जब आगे जी और सुमन जी उनके पास जाते हैं तो उस समय वो मात्र साधारण सी पोशाक पहने हुए थे, लंगोटी धारण किए हुए थे और एक साधारण से घर में निवास करते थे। आतिथ्य सत्कार की हम चर्चा करते तो उन्होंने अपने लिए जो बाटी बना रखी थी और जो कटहल की भुजिया बना रखी थी
वो उनके सामने ला करके रख देते हैं। इस प्रकार की भावना के धनी अगेजी थे। उनकी इन प्रवृत्तियों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास भी प्रतीत होता था। वो था विक्षिप्त स्थिति और निराला जी का व्यक्तित्व। साथियों, सामान्यतः निराला जी के बारे में ये धारणा लोगों की रही है कि उत्तरार्ध में निराला जी विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए थे। इस बात को अगेजी ने भी स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया है कि निराला जी एक तरह से पागलपन की स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन उनका यह पागलपन जीनियस का पागलपन था, इसलिए उनकी ये विक्षिप्त अवस्था थी वो थोड़ी देर के लिए होती थी और थोड़ी देर के बाद पुनः वो साधारण अवस्था में पहुंच जाते थे। जब अगेजी के साथ सुमन जी जाते हैं और सुमन जी अनेक प्रकार के प्रश्न निराला जी से करते हैं तो निराला जी उनसे चिढ़ जाते हैं। उनको विक्षिप्त अवस्था में पहुंचने के लिए ये प्रश्न सहायक सिद्ध होते हैं और कह उठते हैं, निराला? कौन निराला? निराला तो डेड हो गया है। तो वास्तव में निराला को पहचानने वालों ने भूल की है। उनकी जो पागलपन की स्थिति थी वो साधारण पागलपन की स्थिति नहीं थी, एक जीनियस की पागलपन की स्थिति थी। अगला पॉइंट आ सकता है, अगला बिंदु ले सकते हैं उनके व्यक्तित्व का, मनमोजी स्वभाव। देखिए साथियों, रचनाकार हमेशा मनमोजी प्रवृत्ति का होता है और फिर कवि तो सहज रूप से ही मनमोजी होता है। निराला जी का स्वभाव भी मनमोजी था। वे स्वभाव से अक्कड़ थे और फक्कड़ दोनों ही प्रकार के थे। जब एक बार शहर में भ्रमण करने के लिए सुमन जी के साथ रिक्शा वाले के साथ जा रहे तो रिक्शा वाले पूछ बैठते हैं कि कहां जाना है, किधर जाना है? तो निराला जी ने कहा, खुली सड़कों पर घूमने चलेंगे, 2 घंटे तक जहां चलो उधर चलो और वापस यहीं लाके छोड़ दो, तुम्हें पैसे भी पूरे मिलेंगे। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व के धनी निराला जी थे। स्वभाव से अक्कड़ और फक्कड़ दोनों ही प्रकार के थे, अवसाद और नैराश्य से पूरी उनके जीवन की यह प्रवृत्ति थी। उनके व्यक्तित्व की विशेषता भी थी कि निराला जी अवसाद और नैराश्य से भी भरे हुए थे। उनके जो उत्तरार्ध का काव्य है, आप सरोज स्मृति को ले सकते हो, तो इस रचना में भी निश्चित रूप से उनकी निराशा और अवसाद की भावना दिखाई देती है। उनकी अवसाद और निराशा की भावना के उदाहरण देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं अकेला देखता हूं आ रही, मैं अकेला देखता हूं आ रही, मेरे दिवस की सांध्य वेला, मेरे दिवस की सांध्य वेला, इसने निर्जर बह गया, रेत सा तन रह गया। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि निराला जी के व्यक्तित्व में विशेष तौर पर उत्तरार्ध में निराशा की भावना और अवसाद की भावना बलवती होती गई और इस स्थिति पर पहुंच गए। तो मित्रों, हम अगेजी द्वारा निराला जी पर लिखे गए इस संस्मरण में आगे निराला जी के जीवन के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले निराला जी की प्रमुख विशेषताओं को जाना है और हम इस संस्मरण में उन प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे, उन बातचीतों की चर्चा करेंगे कि जिनको प्रमुखता के आधार पर संस्मरण में महत्व दिया गया है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।